नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। और आज सबसे पहले शो में बात करेंगे उस चुनाव की जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की। जहां एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। मतदान 9 सितंबर यानी कि कल होगा और रिजल्ट भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स में व्यस्त है। वैसे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत बोरिंग होता है, लेकिन विश्लेषक बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। कारण है बीते हुए घटनाक्रम, चाहे वो धनखड़ का इस्तीफा हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पर राजीव प्रताप रूडी की जीत। क्योंकि इस चुनाव में रूडी की 100 से अधिक वोटों से जीत हुई है, जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा संजीव बालियान का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भाजपा सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। बहरहाल इस चर्चा के परे बात करें आंकड़ों की कि वो किसके साथ है। आंकड़ों से देखें तो ये साफ है कि नंबर का गेम बीजेपी के साथ है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन की रणनीति की बात करें तो इस चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव का नेतृत्व और समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने सभी दलों से बात की है। एनडीए के पास चुनाव में जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 312 वोट हैं। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। एक और दिलचस्प चीज जो इस चुनाव में दिख रही है वो ये है कि इस बार भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन है। वजह है आरएसएस के एक स्वयं सेवक को उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी मिला। अब बात शेड्यूल की कर लेते हैं तो मतदान 9 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से होगी और तुरंत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वोटिंग के दौरान हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी। ऐसा ना करने पर वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें कल के चुनाव पर बनी हुई है, क्योंकि अगर इस बार क्रॉस वोटिंग हुई तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। अब क्रॉस वोटिंग के खतरे को घटाने और अपने दल के वोटों को सुरक्षित रखने के लिए भाजपा ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस दौरान वर्कशॉप में एनडीए दलों के सांसद भी शामिल होंगे और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। इससे पहले वर्कशॉप के पहले दिन भी पीएम इस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे, जहां उन्हें सबसे पिछले पंक्ति में बैठे देखा गया था। उस दिन पीएम ने एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसको लेकर उन्होंने लिखा था, संसद कार्यशाला में देश भर के सांसद साथियों और वरिष्ठ नेताओं से विचार साझा हुए। ऐसे मंच एक दूसरे से सीखने और जनता की बेहतर सेवा के लिए बेहद अहम है। अंदर खाने से तो ये भी पता चल रहा है कि इस दौरान जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके जरिए पार्टी देश भर में जीएसटी के फायदे लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाएगी। लेकिन इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य सभी सांसदों को ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। लेकिन इधर भारत में जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं नेपाल में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में 16 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। नेपाल सरकार ने हाल ही में कुछ ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसके विरोध में 18 से 30 साल के युवा, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, वो सड़कों पर उतर आए। मामला तब गंभीर हो गया जब सोमवार की सुबह करीब 12,000 से ज्यादा लोग नेपाल के संसद भवन में घुस गए। घुसपैठ के बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। आपको बता दें कि नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस पूरी घटना को देखने और सोचने के बाद मन में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के समय में तकनीक ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कि अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हम संसद तक घुस जाएं और अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं।
क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे मन मस्तिष्क पर इस तरह से कब्जा कर लिया है कि इस पर प्रतिबंध लगाए जाने पर देश के सदन में घुसा जाए, तोड़फोड़ मचाई जाए। अगर ऐसे युवा देश का भविष्य हैं, तो फिर देश किस ओर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में आते हैं और बात करते हैं नेपाल से सटे बिहार की, जहां गालियों और टिप्पणियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पीएम मोदी की मां को गाली देने के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं। असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव तेजस्वी की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार के यादवों का वोट तो मांगते हैं, लेकिन उन्हें इस समुदाय की कोई लड़की अपनी पत्नी बनाने लायक नहीं लगी। शायद उन्हें कोई जर्सी गाय चाहिए थी। राजवल्लभ वही नेता हैं जो कुछ समय पहले राजद के टिकट से ही नवादा से विधायक थे, लेकिन अब उनकी पत्नी वहां से विधायक है। राजवल्लभ को अभी कुछ दिन पहले ही पॉस्को एक्ट के मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बरी किया गया है। बिहार में अभी जैसा माहौल है, उसे देख ये समझ नहीं आ रहा कि मतदाता इस बार के चुनाव में काम और विकास देखकर वोट डालने वाले हैं या गालियों की संख्या, क्योंकि बात बात में और राजनीति में लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई रोज आता है, कुछ ना कुछ ऐसा कहकर चला जाता है जो बेहद अभद्र और अशिष्ट होता है। हालांकि पहला मामला नहीं है जब किसी के बारे में ऐसा बयान दिया गया। आरजेडी नेता रेणु सिंह ने एक पुरानी घटना को याद दिलाते हुए कहा कि राजवल्लभ पीएम मोदी की राह पर चल रहे हैं। पीएम ने भी एक बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहकर बुलाया था, तब भी बहुत बवाल मचा था, लेकिन समय के साथ वो मामला थम गया। आपत्तिजनक बयानों का हश्र यही होता है। तभी तो ये नेता बिना डरे और बेझिझक ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा कर उन्हें लाइमलाइट में आने का मौका मिल जाएगा और समय के साथ उसे लोग भूल भी जाएंगे। यही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो वही राजनीतिक पार्टी उस नेता से हाथ भी मिला लेगी। ऐसे में हानि ही क्या है इन नेताओं की? क्यों ना दे ये ऐसे बयान, क्यों ना करे ये अपनी जुबान गंदी, क्यों ना करें ये लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणी, क्यों ना उगले जहर जब इससे उन्हें फायदा मिल रहा है? आखिर क्यों? तो आज के शो में बस इतना ही। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं हमारी सहयोगी सुमन, जो इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हैं। आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप और किन खबरों को इस शो में ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो भी हमें लिखकर जरूर भेजें। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।